अरे क्या कर रहे हो उस्ताद? अरे उस्ताद क्या कर रहे हो? आराम से चलो, नहीं तो साइड में लगाओ, चाय पीते हैं। अरे चुप रहना, तू क्यों चिंता करता है? अरे मेरी चार आंखें, बैठा रहे। एक वक्त था जब औरतों का घर से निकलना, पढ़ना, नौकरी करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। औरतों के जीवन का एक ही उद्देश्य था, घर की चार दीवारी में रहना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें संभालना। वक्त बदला, हालात बदले और औरतों की स्थिति में बदलाव आया। मम्मी कहती है मैं अच्छा पढ़ूंगी तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा ना। आज औरतें चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, दहेज की मांग भी कम होगी और मैं पढ़ी लिखी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो किसी भी हुनर में मर्दों से कम नहीं। मैं अपनी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट कर सकूं, अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगी तभी तो इंजीनियर लड़का मिलेगा ना। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकूं। लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियां या तो शिक्षा से दूर हैं या फिर उनकी शिक्षा एक अच्छा वर और घर पाने का जरिया मात्र है। आखिर क्यों? हमारी आज की कहानी एक लड़की कोयल की है जो ऐसे ही माहौल में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। ईका, अब दाल चावल रोज बनेगा, पनीर वनीर नहीं बनेगा ना इस घर में अब। रोटी में भी घी नहीं लगाया। क्या हो, पहली तारीख बीत गई, उसके बाद भी 10 दिन ऊपर हो गए। अरे हमारी हथेली में चवन्नी तक नहीं रखी तुम दोनों ने, और पनीर चाहिए का? हाँ, चुपचाप जो बनाए खा के उठ जाओ। अम्मा, अब हम भी क्या करें, अभी तक तनख्वाह ही नहीं मिली है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अम्मा, काम मिल जाएगा 2-3 दिन में। आप तो हर रोज सुना देती हैं। अम्मा एक बात कहें? हाँ। हमें कल 5,000 रुपए चाहिए, मिल सकते हैं का? ये लो। अब इनको इतने पैसे कहाँ चाहिए? वो मैंने पॉलिटेक्निक में होम साइंस के लिए अप्लाई किया था, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो अगर कल तक पैसे जमा नहीं करे तो वो सीट किसी और को दे देंगे। यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे 5,000 रुपए चाहिए? अरे सुना नहीं का, पैसे नहीं है और तू क्या चाहती है? हाँ, अपनी सारी जमा पूंजी हम तुझ पर लुटा दे? चुपचाप एक बात कान खोल के सुन ले, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत हो गया, बस अब और नहीं। शादी करके चुपचाप निकल जाओ इधर से। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, एक बार उसकी बात तो सुन। तुम तो चुप करो, हमरे घर के मामले में बिल्कुल मत बोलो, समझ गई? माँ मैं पढ़ना चाहती। अरे कह दिया ना हमने, बस हटो इधर से। अरे हट। माँ सुनो तो। माँ कहा मामा, सुना नहीं माने का कहा। अब देख, हमारे पास पैसे हैं नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे पास कहीं से जुगाड़ हो जाए, किसी से उधार मांग लो तो मांग लो, हम लोग पढ़ने से थोड़ी ना रोक रहे हैं तुमको। हम तुमको समझाए थे ना, अनु को पैसा मत देना, पर तुम हमारी बात नहीं मानी, उसको पैसा दे दी। तो अच्छा ही है ना, उसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है? अरे अम्मा जी जो कह देती है वो घर में होता है, तुमको नहीं। जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को पैसे देने की? हाँ माँ जी, आप गलत समझ रही है, मैं अनु का भला ही चाहती हूँ। अगर वो पढ़ लिख लेगी तो जीवन में कुछ अच्छा करेगी ना। इस घर में अच्छा बुरा का फैसला करने का हक सिर्फ हमको है, समझ गई? और किसी का नहीं। और जहां तक पैसे का सवाल है ना, उनकी जिम्मेदारी घर के मर्दों की है। हर एक किस्त तो दे दी, बाकी का किस्त का तो रबाब भरेगा। अरे घर के हालात के हिसाब से हम अनु को रहना सिखा रहे हैं और तुम होके उसे बड़े बड़े सपने दिखा रही हो। अरे भूत डालना चाहती है हमारे बीच में, पैसे देके हमें नीचे दिखाना चाहती हो। चुप, बिल्कुल चुप। आगे से ये गलती हुई ना तो समझ लेना। नमस्ते जी। आइए आइए मिश्रा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जरा संभालिए अपनी बेटियों को, उपद्रव मचा के रखा हुआ है घर में। लेकिन हुआ क्या है?
अरे हमसे क्या पूछते हो, देख लो ना जाके। हमें तो समझ नहीं आता मिश्राइन ने क्या खा के आपकी बेटियों को पैदा किया था। चलो देखिए, समझाइए, हमारी बात तो सुनती नहीं है। जी जी, मैं समझाता हूँ। कोयल बेटा, जिस बात से परिवार परेशान हो वो नहीं करना चाहिए। पापा, आप मुझे एक बात बताइए। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, आपने हमें इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके, है ना? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। घर में 2 पैसों की सेविंग्स नहीं है। पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सबको एक बेहतर जीवन मिले। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चल। जड़ों के बिना पेड़ का कोई वजूद नहीं होता बेटा। जी पापा, बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। आज सब थोड़ा नाराज है, पर कल जब पैसे आ जाएंगे तब सब मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, वो पार्लर शुरू करने के लिए आपने जो मुझे गहने दिए थे ना, वो मुझे गिरवी रखने पड़ेंगे। आई एम सॉरी पापा। कोयल बेटा, तुम मेरी कोहिनूर हो, मुझे तुम में चमक दिखनी चाहिए। अलका बेटा, इसका ख्याल रखना। जी पापा। क्या हुआ दीदी? आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन है, अगर घर वाले आ जाते तो। कोई बात नहीं दीदी, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। चलिए अब अंदर चलते हैं। अच्छा दीदी, वो कल फेशियल के लिए आने वाली है। हाँ, वो कल तुम मैनेज कर लो। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। अच्छा दीदी, ठीक है। साहब, मैंने ही फोन किया था। साहब, मैंने तो ब्रेक भी मारा। तू दारू पी के तो ट्रक नहीं चला रहा था? नहीं साहब। बाटे, नाम क्या तेरा? सर, ये 2 चीजें मिली पर्स में। कोयल मिश्रा, तो पास के गौतम नगर की रहने वाली। सर, क्या करना है इसका? मुन्ना यादव नाम है इसका। दारू नहीं पीसना। ब्लड टेस्ट करवाओ। दारू नहीं भी पियो, अफीम इनकी दूसरी बीवी होती है। ओके सर। ये अकेली लड़की सुनसान इलाके में कर क्या रही थी? ये यहाँ पे खुद आई थी या फिर इसे को लेके आए? पांडे, मुझे ये नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है। एक काम करो, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ओके सर। मुझे पता नहीं था कि दुनिया की तंग नजरें मेरी बेटी कोयल को मार देगी। मैंने तो सिर्फ उसे जीना सिखाया था। पापा, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि हमारी फैमिली को जरूरत पड़ने पर हम उन्हें सपोर्ट कर सके। कोयल बेटा, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार को साथ में लेके चलो।
आर राइट इंस्पेक्टर, ये सुसाइड नहीं है। मुझे भी लगा था डॉक्टर, क्योंकि जब मैंने उसे देखा उस पर कोई मार्क्स दिखाई नहीं दिए थे सिवाय एक चेन के मार्क के। बिल्कुल, पहले उसका गला घोटा गया है और फिर उसे रोड पे फेंका गया है। और गला घोटने में ना कोई रस्सी का यूज हुआ है और ना हाथ का, किसी फ्लैट चीज से इसका गला दबाया गया। प्रेशर इतना हैवी था कि गले की पूरी हड्डियां टूट गई। एक सेकेंड, ये देखिए, ट्रक उसके पूरे बदन के ऊपर से गुजर गया पर उतना खून नहीं निकला जितना एक्सीडेंट में निकलना चाहिए। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि मौत काफी पहले हो चुकी थी। एक्सीडेंट हुआ करीब 1 बजे, पर 9 साढ़े 9 तक ये मर चुकी थी। एक बात और इंस्पेक्टर, कुछ मार्क्स और भी मिले हैं जिसे लगता है कि पहले इसका गला दबाया गया है फिर गले से चेन खींची गई। मे बी रॉबरी। पांडे, इस लड़की के पर्स में पैसे नहीं मिले ना? नहीं सर। अगर रॉबर्ट चाहता तो ये पैसे और चेन तो वो चाकू की नोक पर उसे धमका कर भी ले सकता था। उसे मर्डर करने का रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं पांडे, ना तो ये सुसाइड है और ना ही रॉबरी। दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। किसी ने इस लड़की का मर्डर किया और उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया ताकि मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। पर कौन कर सकता है ये? बापूजी ने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की ताकि जरूरत के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सके। यही सोचकर हम दोनों ससुराल आए थे। हमारे बापूजी ने हम दोनों बेटियों को बेटों जैसा पाला था और कोयल तो हमारे घर की नाक थी। उसकी सोच हमेशा से आगे रही। नंदू, इसे अंदर ले जा। ये बताइए कि आपको किसी पर शक है? क्या बताएं सर, कोयल किसी की बात नहीं मानती थी, ना ही अम्मा की और ना ही हमारी। अपनी ही मनमानी करने लगी थी। अपना नया बिजनेस भी शुरू कर दिया था उसने। अगर हमारी बात मानी होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे हमरी छोड़ो साहब, अपने परिवार की बात भी नहीं मानती थी वो। घर की चौखट लांघते ही उसने अपनी मर्यादा खो दी। तो इसीलिए आपने उसे... मतलब क्या है आपका? माँ, संभालो खुद को। अरे कहाँ संभाले? देखना, उसकी मौत का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अरे ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अंदर चलो माँ, उठो, आप अंदर चलो। हरीश, ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा था? सर, मैं तो सुबह ऑफिस निकल गया था, उसके बाद ही वो घर से गई थी और फिर घर लौटी नहीं। वो घर नहीं लौटी तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, उसके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। किसी शादी वादी में चली जाती थी तो काफी देर रात घर आती थी। कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते थे। इसी वजह से सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे थे। आपको भी उस पर शक था? नहीं सर, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर वो ऐसी औरत नहीं थी। ठीक है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको बताएंगे। पांडे, कोयल के पति हरीश के मुताबिक कोयल की लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे यहां कुछ मिसिंग लग रहा है। ये लोग जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हरीश ने बताया कि कोयल पार्लर गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। तो कहां गई? जी सर, उस दिन हम दोनों एक साथ ही निकले थे। कल पार्लर तुम खोलना, क्योंकि कल मुझे ब्राइडल के लिए जाना है। यानी कि उनका दिन प्लान था? रोज प्लान रहता है सर। हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, पर क्या? दूसरों के दिलों में सर उनके लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन अपनों से ही दूरी थी। सर, वो कभी किसी को बताती नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव से सब पता चलता था। दीदी ने शिवा को भी नौकरी से निकाल दिया। मेरे पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिवा? कौन शिवा? सर, हमारे यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता था। ठीक है, उसका पता दीजिए। और हाँ, अगर किसी और पे कुछ शक है तो हमें बताइए। जी हाँ सर, कुशल सिंह। अगर मैंने तुम्हारी डील नहीं ली होती ना तो तुम कहीं की भी नहीं होती, समझी? देखो, हमारी एक डील थी और मैं आज भी उसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें इससे गुंडों के जैसे बात करनी है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो। ये तेवर बहुत भारी पड़ेंगे तुम्हें, देख लेना। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम था उसका,
अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारी दीदी पार्लर के अलावा भी कुछ और। सर आपने जो सुना वो सच नहीं है। हमारी दीदी बहुत ही चरित्रवान औरत थी, उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये समाज ही ऐसा है, जो भी औरत आगे बढ़ना चाहती है उसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हारी दीदी कल ये ज्वेलरी पहन के गई थी? जी सर। पांडे, एक काम करो, इस फोटो की कॉपीज निकालो और सब ज्वेलर्स में बांट दो, और चेक करो कि वहां कोई इसे बेचने तो नहीं है। और हाँ, ये सीसीटीवी की फुटेज निकालो और इस कुशल सिंह को उठा के लाओ। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, साफ दिखाई दे रहा है तू उसे झगड़ रहा है। मैं तो सिर्फ उसे डराने के लिए। डराने के? क्यों क्यों? साहब सब बता दो साहब। दरअसल वो दुकान में मैं काफी दिनों से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे खरीदने के लिए आता ही नहीं था। फिर एक दिन कोयल मेरे पास आई। देखिए मेरे पास एक प्लान है। मुझे आपकी जो खाली दुकान है ना, वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, और यहाँ आसपास में कहीं ब्यूटी पार्लर है भी नहीं। और किराया देने की जगह पे मैं आपको मेरे बिजनेस का 20% का पार्टनर बना देती हूँ। इससे जब बिजनेस बढ़ेगा तब आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका धंधा निकल पड़ा। 1 मिनट के लिए भी उसका पार्लर खाली नहीं रहता था। तो तेरे पेट में आग लग गई? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ उसे ये कहने के लिए गया था कि तुम इतना कमा लेती हो, मेरा मार्जिन भी 30% कर दो। लेकिन उसने मना कर दिया। यानी तूने उस लड़की को धमकी दी, वो फिर भी नहीं मानी, तो तूने उसके खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका बुरा करने में मेरा ही नुकसान था। अगर उसे मार देता, जो 20% मिल रहा था वो भी नहीं मिलता। क्यों? उसके मरने के बाद पूरा पार्लर तेरे नाम होता ना? नहीं साहब, पढ़ी लिखी औरत थी, पहले से सारा पेपर वर्क कर रखा था। जमीन मेरे नाम पे और बिजनेस उसके नाम पे। 80% उसका और 20% मेरा। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उसका सारा हिस्सा उसकी बहन अलका के नाम पे चले जाता। मेरा तो उसका जिंदा रहने में ही फायदा था। सर, मैंने पार्लर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा है, इसमें कुछ और भी मिला है। सर ये देखिए, लगता है ऐसा ही निकाला है काम से। पांडे, अगर यही वो आदमी है जिसे कोयल ने नौकरी से निकाला था और इन दोनों के बीच इतनी कहासुनी हुई थी, तो ये कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, इसे उठाओ। सर सुन, जो हमें भगाता है ना, उसे हम भागने के काबिल नहीं छोड़ते, समझ जा। चल। तूने पार्लर में चोरी की, तो कोयल ने तुझे नौकरी से निकाला, तो तूने गुस्से में आकर उसे मार डाला? साहब ऐसा कुछ नहीं किया मैंने साहब। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को देखकर भागा क्यों? साहब मुझे लगा कि उस दिन जो पैसे चुराए उसके लिए आप पकड़ने आए हो साहब। इसका मतलब पैसे चुराने के लिए तुझे नौकरी से निकाला गया था? साहब वो भड़क गई थी मुझ पे साहब। भड़क गई थी? क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से साहब। वो साहब मेरा अनु के साथ चल रहा था, मैडम को ये पसंद नहीं था। उसने बोला कि ब्रेकअप कर लो, और वैसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं मान गया। तो फिर उस दिन तू पी करके वापस क्यों आया था? साहब उस दिन चढ़ी थी और गुस्सा भी था कि मुझे काम से निकाला गया है, इसलिए मैं वहाँ आया था। लेकिन जब वहाँ गया तो उसने बोला कि दुकान और अनु के आसपास भी नजर आया तो पूरे शहर को बता देगी कि मैंने ही वहाँ चोरी की है, और मुझे पुलिस के हवाले कर देगी साहब। सर, डॉक्टर व्यास का मैसेज आया है। पोस्टमार्टम की सेकेंडरी रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें कुछ मिला है। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये एक फ्रैक्चर है, कुछ महीने पुराना है, अब भर चुका है। इस तरह के इंजरीज को हम डिफेंसिव वुंड्स कहते हैं। उसने किसी अटैक से बचने के लिए अपने हाथ का यूज किया। आपके कहने का मतलब है कि कोयल के ऊपर इससे पहले भी हमला हो चुका है? हो सकता है, पर इस तरह की इंजरीज अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम की बॉडी पे पाई जाती हैं। पांडे, अगर कोयल डोमेस्टिक वायलेंस का वाकई शिकार हो रही थी तो हमें उसकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी।
एक काम करो, तुम आसपास के अस्पतालों में जाओ और वहाँ जाके चेक करो कि क्या कभी कोयल को वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था। और हाँ, पड़ोसियों से जाके पता करो कि उनके घर में आखिर चल क्या रहा। जब दोनों बहुएं शादी करके यहाँ पर आई, उसके घर में तो तमाशा ही तमाशा शुरू हो गया। अरे भाभी रुकिए, ऐसे नहीं, इस आलते में पैर रखिए फिर आगे आइए। संभल के। अरे अभी तो पहला कदम रखा है तुमने घर में और अभी से फिसल गई। देखो, ये गृहस्थी संभालनी है तुम्हें, ऐसे लड़खड़ाते हुए कदमों से नहीं संभलेगी, समझ गई? और एक बात और सुन लो, आज से तुम दोनों इस घर में देवरानी जेठानी हो, समझ गई? बहनें नहीं हो। अपने पतियों का ख्याल रखना, ये नहीं कि एक दूसरे का ख्याल रखती रहो। चलो अंदर। अब हमारी बहू तो हाथ से निकली जा रही है। माँ जी मिठाई खाइए। आज पार्लर को पूरा 1 महीना हो गया और आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा चल रहा है। अरे क्या जताना चाहती है? हाँ, हमारे बेटे निठल्ले हैं और तू बहुत सियानी है। हे नंदू, देख, हमारे घर की इज्जत लुटाकर मिठाई लाइए खिलाने। अरे देख क्या रहा है, फेंक इसे बाहर। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि बहुओं की कमाई की मिठाई खाएं। अब जा, खड़ी क्या इधर? साहब, बीच में तो नया नाटक शुरू हो गया था। फूलमती को गुस्सा आ रहा था कि कोयल का अन्नू के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। बार बार कहती थी कि वो उसकी बेटी को बिगाड़ रही है। साहब, कोयल ने ब्यूटी पार्लर क्या खोला, उसके तो परेशानियों के रास्ते ही खुल गए। फूलमती जी को नंदू के जुए के पैसे से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कोयल की मेहनत की कमाई से उसे उल्टी हो जाती थी। सब पड़ोसियों के माने तो ये घर जितना साफ सुथरा दिखता है उतना है नहीं। रिश्तों में काफी दुर्गंध फैली है सब। बिल्कुल। अच्छा, तुमने बताया था ना कि इस नंदू को जुए की आदत है। इस जुए की लत ने हस्तिनापुर में तो महाभारत करवाया था। अब इस नंदू ने यहाँ क्या करवाया है, हमें ये देखना पड़ेगा। मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि नंदू रोज जुए में 500 से 1000 रुपए तक हारता है। काफी कर्जा है उस पर। सर यहाँ के लोकल हॉस्पिटल से कोयल के कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं। पांडे, इस फैमिली में जरूर बड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, सबको बुलाओ, सबसे पूछताछ करते हैं। एक लड़की जो अपने परिवार के लिए जीती थी, उन्हें तंगियों और मुश्किलों से बाहर निकालना चाहती थी, एक बेहतर कल देना चाहती थी। पहले उसकी मौत और अब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की बात ने पुलिस को हैरान कर दिया। लेकिन अब भी पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी, कई सवाल थे और पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी थी इस जुर्म की जड़ें तलाशने में। हरीश, जब हमने तुमसे पहली बार पूछा था तो तुमने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, पर तुम्हारी माँ तो कोयल से नाराज थी। वो चाहती थी ना कि तुम्हारा और कोयल का बच्चा हो। तो फिर ये अबॉर्शन क्यों करवाया? बच्चे को लेकर कोई शक था? देखो हरीश, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर कोयल को पीटते भी थे। हाँ साहब, एक बार गुस्से में आके मैंने उसको मारा था। साहब, मैं बच्चा चाहता था अपनी माँ को खुश देखने के लिए, पर वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। इसी बात पे हम दोनों की लड़ाई हुई और उसका हाथ टूट गया। लेकिन ये अबॉर्शन क्यों करवाया? नहीं साहब, कोयल का अबॉर्शन कभी नहीं हुआ था। अबॉर्शन नहीं हुआ था? तो फिर किसका अबॉर्शन हुआ था? मैं बहुत परेशान थी और कोयल भाभी मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन थी, तो उनसे मिलने में एक दिन पार्लर गई। मैं जानती थी कि शिवा शादीशुदा है और वो सिर्फ तेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है, इसलिए मैंने तुझे उससे दूर रहने को कहा था। अच्छा, तुझे अबॉर्शन कराना है ना? हाँ। मैं करा दूंगी, लेकिन इस तरह अपने परिवार से छुपकर नहीं। नहीं भाभी, घर में कुछ मत बताइएगा, मार देंगे, सिर्फ मुझे मार देंगे। गलती करके उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। भाभी, तो भाभी के कहने पर
मैंने घर वालों को सब बता दिया और जैसा कि मैंने उनसे कहा था ठीक वैसे ही हुआ। बोले थे ना हम तुमको, बिगाड़ के रख दिया हमारी छोरी को। अरे पहले उनको भर्ती करा दिया पॉलिटेक्निक में, फिर चटक पटक वाली चीजें ला के दे दी। क्या समझा था? हाँ, हमें पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि इस घर में कुछ बवाल हो जाए, कुछ ना कुछ करना होगा। ए लड़की, एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर के बाहर एक कदम भी अकेले नहीं रखना जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। और तू भी सुन ले, ये सब कुछ तेरा करना धरा है। तू लेके आई ना, अब तुझे ही ठीक करना होगा। हमारी बेटी के ऊपर एक दाग नहीं लगना चाहिए, समझ गई? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अनु का अबॉर्शन अपने नाम से करा लूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी कोयत दिल की इतनी अच्छी थी कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने अनु की मदद की। तुम जानती थी कि नंदू को जुए की लत है? कैसे नहीं पता होगा सर, मुझसे ही तो पैसे लेकर वो जुए में उड़ाते थे। कोयल हर हफ्ते 1500 रुपए करके मुझे सेविंग के लिए देती थी। और नंदू आपसे वो पैसे ले लिया करता था? नहीं देती तो क्या करती, वो मुझे मारता था। औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती है। तो अपने काम से काम रख, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो भी करूं। आप ऐसे नहीं मानेंगे, अभी पुलिस में कंप्लेन करती हूँ। हाँ तो जाना। इन्होंने ना मंगल से पैसे उधार लिया था और मंगल इनको धमका के गया। अगर इन्होंने पैसे नहीं लौटाए वो इन्हें पेड़ से लटका के मार देगा। वो सब छोड़, सुन, अगर तूने मंगल के पैसे उतार दिए ना तो मैं तेरी बहन को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों से मुकरे तो ठीक नहीं होगा। यानी नंदू के पास पैसे इस तरह आया करते थे। सर, मैंने मंगल से पता किया, नंदू को वाकई में मंगल को 60,000 रुपए चुकाने हैं, जो कि उसे पार्लर का सामान बेचने के बाद बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। पांडे, कोयल की मौत से अलका के बाद अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को है तो वो है नंदू। सर एक आदमी पकड़ा गया है जो कोयल के चोरी किए गहने बेच रहा था। ये कहां से मिले? बोल। सर ये मेरी माँ की कसम से। ये तेरी माँ है? ये जेवर इसके हैं जो तूने इसे मारकर चुराए। बोल क्या क्या इसके साथ? बोल क्या क्या इसके साथ? जुए में जीता था साहब। जुए में? किससे? किससे? नंदू मिर्जा। बॉडी को उतारो नीचे। सर, अलका ने बताया था कि मंगल ने इसे पेड़ पे टांग के मारने की धमकी दी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। क्यों रे मंगल, नंदू को तू नहीं मारा ना? आपको क्या लगता है साहब, मैंने नंदू को मारा पेड़ से टांग कर? धमकी तो तूने ऐसी दी थी। कभी किसी को पेड़ से लटका कर देखे हैं? बहुत मेहनत लगती है। नंदू को तूने धमकी दी थी कि नहीं? साहब, आपकी ये चीज मैंने ली, अब आप इससे वापस मांगेंगे तो ये कोई धमकी है? मेरा पैसा था, मैंने मांगा, बस। अब नंदू को कौन पेड़ पर टांगा, कौन लटकाया, कौन पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम। वैसे साहब, जिस दिन मैं किसी को लटकाने के लिए सोच लिया ना, 10 साल तक पता नहीं चलेगा कि आदमी मर गया। बस
उस समय तक सिर्फ मिसिंग। जिस दिन कानून की गिरफ्त में आएगा ना तो तेरी सारी आकड़ धुआं हो जाएगी। अभी दफा आउट। जय श्री राम। सर, मंगल से कुछ खास पता नहीं चल पाया। नंदू की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, कोई लीड नहीं। ऑन सेकंड थॉट पांडे, मंगल नंदू को क्यों मारेगा? देखो, नंदू ने जरूर मंगल को बता दिया होगा कि कुछ ही महीनों में वो अलका से कोयल का सारा पैसा लेकर उसे दे देगा, तो वो इंतजार करता। वैसे भी नंदू को मारकर उसे पैसे तो मिलने वाले नहीं थे। सर, हो ना हो इसमें किसी अपने का ही काम है। राइट। साहब साहब साहब, हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। पहले मेरी बहू मरी, फिर मेरा बेटा, और अब मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। सर अनु गायब है और उसके कमरे से चिट्ठी मिली है। अब मिश्रा परिवार की नाक कटेगी। माँ जी, जरा ध्यान से सोचिए और बताइए कि आपके परिवार से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेतन, तुम इनके साथ जाओ और साथ ही रहना लगातार। माँ जी, आप लोग जाइए, हम देखते हैं। पांडे, इस अनु के फोन को सर्वेलेंस पे डालो, और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है, 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, उसे ट्रैक करो और लोकेशन पता करो। क्या अन्नू का गायब होना भी नंदू और कोयल की हत्या से जुड़ा था, या फिर कोई था जो इस मौके का फायदा उठा रहा था? ज्यादा रो मत, और भी लोग बाकी है बाहर। पांडे, सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर देना। हाँ बोलो। साहब, फूलमती के पास अनु का फोन आया था। साहब, बात पूरी हो पाती उससे पहले फोन कट हो गया। एक काम करो, उसका लोकेशन तुरंत ट्रैक करो और बताओ। जी साहब। साहब, सुपारी मिली थी हमें साहब। रुको। अरे क्या रुको। हुआ? क्या हुआ भाभी? मेरी तबीयत। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ आपको? भाभी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? सर, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक एक करके अपना गुनाह कबूल करो। मेरी बहन को
मारने वाला राक्षस घर पे ही था और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। पैसा कैसे हो जाएंगे आपके? अरे दीदी हमारी मरी, आपको कैसे पूरे पैसे मिल जाएंगे? हम बता रहे हैं हम भी उतना ही जोखिम उठाए जितना आप उठाए हो। अब कौन कितना जोखिम उठाया है ना, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। मेरी कोयल को नंदू और हरीश ने मारा था। अरे एक बार तो सोचा होता अपने हाथ गंदे करने से पहले, कानून के दरवाजे पर दस्तक तो दी होती। मैं पुलिस की मदद लेना चाहती थी पर दोनों भाइयों को वकील से बात करते हुए सुना। मैं इस केस को ऐसे घुमाऊंगा कि तुम दोनों को जेल ना जाना पड़े। चाचा जी हमने मर्डर किया है। अरे तो क्या हुआ, मैं इस मर्डर को एक्सीडेंट में बदल दूंगा। कोई गवाह गया तो? अरे गवाह ववाह की छोड़ो, मुझ पर छोड़ो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सूरज को फोन किया और उसने बताया कि मंगल अभी थोड़ी देर पहले नंदू को धमकी देकर गया है। फिर हमने सोचा कि अगर मैं नंदू को वैसे ही मार दूं तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। लेकिन अनु क्यों? उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था तुम्हारा। कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, अनु ने ही सारी अफवाहें फैलाई थी। कोयल दीदी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बदले उसे क्या मिला? धोखा, बदनामी, विश्वासघात। अनु के अबॉर्शन के लिए कोयल ने अपनी परवाह तक नहीं की, लेकिन जब माई ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया, आज के बाद इस घर के बाहर एक कदम भी मत रखना अकेले, तो उसने उसका जिम्मेदार कोयल को ठहराया और उसके चरित्र पे गलत इल्जाम लगाए, उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई। अब देखो मैं आपका कैसे तमाशा बनाती हूँ, हर आदमी के साथ आपको जोड़ूंगी। और मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने अन्नू को भी उठवा लिया। जितना बदनाम उसने निर्दोष कोयल दीदी को किया था ना, उसकी भयानक सजा हम उसे देना चाहते थे। अगर तुम दोनों भाइयों ने इस अपराध की शुरुआत नहीं की होती तो आज इतनी सारी जिंदगियां खत्म नहीं होती। कोयल को कैसे मारा? हम दोनों भाइयों ने सोच लिया था कि इस पाप की जड़ को खत्म करना है। उस रात ब्यूटी पार्लर के बाहर रास्ते पे हम दोनों घात लगा के उसका इंतजार कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लाश का क्या करें, इसलिए उसकी लाश हाईवे पे फेंक दी ताकि लोगों को लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। सर उस बदचलन औरत को तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। देख रोज, मैंने अपने कानों से सुना कोयल नंदू भैया से कह रही थी कि अगर मुझे खुश रखोगे तो पैसे मिलेंगे। जीते जीते उसकी इज्जत की नहीं, मरने के बाद तो उसकी इज्जत मत उतारो। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा जुआरी भाई मुझे ना मारे, कुछ अच्छा काम करे तो वो खुश होगी। लेकिन तू है तुम्हारी जिंदगी पे। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। तुम्हारी इस घटिया सोच ने न सिर्फ कोयल की जान ली है बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का अंत कर दिया। अब तो तुम्हारी मां के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और तुम दोनों ने तो अपने पिता के संस्कारों का ही खून कर डाला। शादी जिंदगी की नई शुरुआत होती है, न सिर्फ दो इंसानों के बीच बल्कि परिवारों के बीच। शादी अनजान लोगों को एक दूसरे की सबसे करीबी और अहम बना देती है, पर शायद इस शादी की और इससे जुड़े लोगों की नियति कुछ और ही है, क्योंकि यहाँ जो घट रहा है वो कल्पना से भी परे है। किसी को जेल की सलाखें मिल रही हैं और किसी की खूबसूरती दुनिया में सबसे कुरूप साबित होती दिख रही है। ये किस्मत का लेखा नहीं बल्कि कर्मों का फल है, और वो बुरे कर्म शायद किसी एक ही के हैं जिससे बाकी की सारी जिंदगियां भी तहस नहस होने को मजबूर है। हे बगा शुक्राओ, अगर सुप्रिया किसी भी कारण से ये शादी तोड़ना चाहती है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अगर विजय किसी भी कारण से ये शादी तोड़ना चाहता है तो आपको हमें 21 लाख रुपए देने होंगे। इसलिए हम ये MOU बना रहे हैं। बोला आहे ना मंजूर?
अक्षता बेटा, सब सामान चेक कर लिया ना? अरे कितनी बार चेक करोगी? चला लवकर आ रहा है, मुहूर्त का वक्त निकल जा रहा है। बाबा, हमारे जल्दी करने से क्या होगा? जिसकी सगाई है वो तो आज भी टाइम पे पहुंचने के मूड में नहीं है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। कैसा है? फिल्मी तू भूल गया था ना? अरे मेरी जान, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? अरे यार, ट्रेन ही लेट आई, फिर हैदराबाद से मुंबई, फिर बाय रोड, और गाड़ी चलाते हुए नहीं भगाते हुए आया हूँ। अच्छी बात है, आया तो सही। चला लवकर, उशीर होता है। हाँ कब से कह रहा हूँ तैयार हो, तैयार ही नहीं हो रहा है। चलो 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 जल्दी जल्दी काकू, हाँ। ये किसका घर है? विजय की सगाई है तो उसके होने वाले बीवी के घर ही आएंगे ना, तो इतना भी नहीं समझता। चले चला अंदर। तो क्या बात है? चल, एक बात बता, तूने ऐसे क्यों पूछा कि ये किसका घर है? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। क्या बात है? ये सुप्रिया मोरे का घर है ना? हो, वही तो है मेरी होने वाली बीवी। बेटा, आई बाबा के पैर छुओ। मस्त बेटा, खुश रहो खुश रहो। अब तो सुप्रिया भी आ गई है, विजय को बुला लीजिए। यार मैं भी एक सुप्रिया को जानता हूँ, और मुझे लगता है वो यही है। जानता है मतलब? और जानता है तो अच्छी बात है ना? अरे यार मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं उसे कैसे और क्यों जानता हूं? देख विजय, मैं पक्का नहीं बोल सकता, पर मुझे लगता है कि वही लड़की है जिसके साथ मैंने। क्या किया तूने? एक मिनट रुक, मैं उस लड़की को फोन करता हूँ। अगर इसने वो फोन उठाया, इसका मतलब ये वही लड़की है। ये सुप्रिया का नंबर मुझे मालूम है, तू नंबर दिखा। ये देख, पब्लिक लिमिटेड, इस नाम से क्यों सेव किया है? अरे नाम नहीं है, कोड वर्ड है। तू क्या बात कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थाम ना, मैं उसको फोन करता हूँ। अगर उसने फोन उठाया और मुझसे बात की तो मैं तुझे सब बताऊंगा। तू रुक। नाम नहीं आ रहा है, किसी नंबर से है, किसी बैंक का है। बेवजह लोन देते रहते, डिस्कनेक्ट कर। यार इसने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। हो गई तेरी इंक्वायरी पूरी? अरे अब चले? विजय बेटा जल्दी आ जा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। आलोच चल। लो बेटा, विजय को अंगूठी पहनाओ। भाई कार्तिक कुछ है? आ जाएगा, तुम अंगूठी पहनाओ। आओ, तुम्हें किसी से मिला था। माय डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड
कार्तिक। जी नमस्ते। हाँ हाय। तुम अमीद, आप कैसी हैं? लव मैरिज में जहां लड़का लड़की पहले और परिवार बाद में एक दूसरे से परिचित होते हैं, वहीं अरेंज मैरिज में खानदान और परिवार की संतुष्टि के बाद ही बात लड़का लड़की तक पहुंचती है। और सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, बल्कि पूरा खानदान नए सपने, नई उम्मीदें लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही नई शुरुआत करने जा रहे थे सुप्रिया और विजय, लेकिन विजय के बचपन के दोस्त कार्तिक ने उसके दिमाग में एक शक डाल दिया था, जो शायद सुप्रिया के अतीत की काली परछाई थी। और वो शक उसके वर्तमान में खड़ा भविष्य में दस्तक दे रहा था। आखिर क्या कहना चाहता था कार्तिक, और क्या सच था सुप्रिया का? और वो सच एक भवंडर की तरह से आने वाला था, जिसका अभी तक किसी को आभास तक नहीं था। ये वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड जिसके साथ तेरी शादी हो रही है। क्या हो? सब लोग उसे पब्लिक लिमिटेड के नाम से ही जानते हैं। मतलब ये तो येड़ा है क्या विजय? मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है। सब लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है ना। कार्तिक देख, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कल तो उसने मेकअप किया हुआ था तो मैं उसे पहचानने में कंफ्यूज हो गया। फिर आज मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कंफर्म किया कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। झूठ नहीं बोल रहा है यार, बचपन की दोस्ती की कसम। 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद से वापस कोल्हापुर आया था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे उसके बारे में बताया। बहुत ही लालची लड़की है, महंगे महंगे गिफ्ट दो और जो चाहे ले लो, लड़की बुलाने से सस्ती पड़ती है। मग मी तिला फोन केला, 4-5 हज़ार का गिफ्ट दिया, पूरे 2 हफ्ते ऐश की। कार्तिक यार, कार्तिक तेरी तो शादी हो चुकी है, तेरी बीवी को मालूम नहीं पड़ा? मेरी बीवी हैदराबाद में है, यहाँ क्या हो रहा है उसे क्या पता? नहीं, मैं कैसे यकीन करूं? कुछ सबूत दे। तू मेरे से सबूत मांग रहा है? चल देता हूँ तेरे को सबूत, पर प्लीज भाई उससे शादी तोड़ दे, तेरा बहुत बुरा कट रहा है। कि वही लड़की है पब्लिक लिमिटेड। बहुत चालू माल है यार, बहुत लोगों ने उसे घुमाया है। मतलब ये कि इस लड़की का कैरेक्टर बहुत खराब है और मैंने भी उसके साथ सब कुछ किया है। काय डोकं बिकं फिरलंय का काय तुझं? अहो ऐकून तरी क्या बडबडा रहा है तू? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? विजय क्या बात है? आई मी तुला आत्ताच नाही सांगू शकत, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप ये रिश्ता तोड़ दो। पागल हो गया ये? वो फिल्मी लड़का है ना कार्तिक, उसकी बहकावे में आकर ये कुछ भी बोला जा रहा है। लेकिन वो बोला क्या? देख विजय, वो जो भी बोला है ना अपने दिमाग से निकाल दे, वरना बहुत पछताएंगे हम। शादी तोड़ने का मतलब जानता है ना तू? कहां से लाएंगे इतना पैसा? हाँ बोल कार्तिक। तुझे सबूत चाहिए था ना? हाँ। 2 बजे उसके घर के बाहर आ जाना, मैं उसे लेकर बाहर जा रहा हूँ।
ये वीडियो दिखा गया तू? क्या साबित होगा इससे? ये वीडियो दिखा के तू अपनी शादी तोड़ेगा? देख विजय, मैं अब भी तुझे बोलता हूँ, वो कार्तिक एक नंबर का झूठा है, बेकार में तेरे मन में शक डाल रहा है। बाबा, कार्तिक चाहे झूठा हो, पर यह सच है कि मैं सुप्रिया से शादी नहीं करूंगा। फिर जो चाहे हो जाए। ठीक है, तू ये शादी नहीं करना चाहता ना? जा 21 लाख लेके आ। जब भी उनको 21 लाख रुपए देंगे तभी शादी टूट सकती है ना? तुझे वैसे भी किसी की कोई पड़ी नहीं है, अक्षता की शादी की भी नहीं। उस कार्तिक की वजह से मैं अपना परिवार बर्बाद नहीं होने दूंगा। जा, समझा दे उसे। सबूत देगा, सबूत देगा। ये सबूत दिया तूने? यार तू होटल तक गया था तो अंदर क्यों नहीं लेके गया उसको? तो क्या जबरदस्ती करता उसके साथ? मैंने तो होटल में रूम भी बुक किया था, पर हम जब वहां पहुंचे तो वो बोली फर्स्ट क्लास रूम बुक किया है तुम्हारे लिए। आज नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं। यार ऐसे क्या कर रही हो? तुम्हारी पसंद का गिफ्ट भी लिया है मैंने। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आज कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। यार मला हे समझत नहीं कि तू सबूत के पीछे क्यों पड़ा? अंकल को सीधा सीधा जाके बोल कि तू शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, बस बात खत्म। अरे नाही सांगू शकत यार तुला प्रॉब्लेम काय ते। क्या प्रॉब्लम है? वो अगर मैं ये शादी तोड़ता हूँ तो सुप्रिया की फैमिली को हमें 21 लाख देने पड़ेंगे। 21 लाख? क्यों? वो शादी को लेकर हमारे और सुप्रिया की फैमिली के बीच में कुछ MOU साइन हुआ था। मेरे साहब, हमारी अक्षता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। वैसे लव मैरिज है, लेकिन हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पसंद करती है। लड़का US में है, लेकिन लड़के वाले चाहते हैं कि हम अक्षता की शादी पहले कर दें। अरे वाह, छान छान छान। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अक्षता की भी शादी तय हो गई। जी, लेकिन जैसे उसकी शादी करनी ज़रूरी है, वैसे सुप्रिया की भी तो शादी करनी ज़रूरी है ना? देखिए मोरे साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अक्षता की शादी पहले होना इसलिए ज़रूरी है ताकि शादी के बाद उसे वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है ना, शौक से कीजिए अप्लाई, लेकिन उसके लिए सुप्रिया की शादी रोकने की क्या ज़रूरत है? एक ही मंडप में दोनों शादी निपटा देते हैं। भाई साहब, 2 शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हे बघा, मी पण वकील आहे, मला नका शिकवू। कल आपने सुप्रिया की शादी लटका दी तो? हम क्यों लटकाएंगे? हम शादी के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम तो बस कह रहे हैं कि वो। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है ना, इसलिए दोनों तरफ से कोई गड़बड़ी हो इसके पहले हम उसका सोल्यूशन क्यों ना निकाल लें? मोरे साहब, आप बीच में अपने ये वकालत क्यों ला रहे हैं? क्या सोल्यूशन निकालना है? नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम उनकी एंगेजमेंट कर देते हैं। हाँ वो तो करेंगे ही, लेकिन जब मन में कोई मैल नहीं है तो क्यों ना हम उसे पेपर पर भी कर लें। मतलब ये कि हम एक MOU बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या जरूरी है? जरूरत है अशोक जी, जरूरत है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कब स्वार्थी बन जाए इसका कोई पता नहीं। और फिर शादी तो करनी है ना, तो फिर डर किस बात का? अरे हम डर कहाँ रहे हैं? ठीक है, आपको जो बनाना है आप बना दीजिए। हाँ तो सुनिए, MOU ऐसा बनेगा कि अगर शादी आप लोगों ने कैंसिल की तो आप हमें 21 लाख रुपए देंगे, और अगर हमारी तरफ से हुई तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा क्यों? हमारे 21 लाख और आपके सिर्फ 1 लाख? अशोक जी, मैं तो वो भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि शादी तो आपकी तरफ से पोस्टपोन हो रही है ना, हमारी ओर से नहीं। बोला मंजूर है? अब अगर बिना किसी मजबूत रीज़न के हम ये शादी तोड़ देते हैं तो हमें सुप्रिया की फैमिली को 21 लाख देने पड़ेंगे, मगर सुप्रिया के कैरेक्टरलेस होने का कुछ सबूत मिल जाता है तो हम इससे बच सकते हैं, और ये सबूत तू मुझे दिला सकता है। मैं कहाँ से सबूत लाऊंगा? देख, तू सुप्रिया को बोल कि तुम दोनों के बीच में पहले से ही सब कुछ हो चुका है, तो वापस करने में क्या हर्ज है? और जब तुम ऐसा कुछ करने के लिए जाओगे तो मैं चुपके से शूट कर लूंगा। क्या बोल रहा है तू? और मैं फिर सुप्रिया से ये कहूंगा कि या तो वो शादी करने से मना कर ले, नहीं तो ये वीडियो मैं दोनों फैमिलीज को दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो लीक होकर वायरल हो गया तो सुप्रिया की फैमिली के साथ साथ मेरी बीवी ने वीडियो देख लिया तो? नहीं बॉस, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता।
मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। यार तू टेंशन क्यों लेता है? तुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए ना, तो सुन, सुप्रिया की राइट थाई में 2 काले तिल है, जो मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने देखे हैं। अब खुद जा और सबूत ला। हेलो हेलो सुप्रिया जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। आज दोपहर 2 बजे लवबर्ड्स होटल में आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। होटल में क्यों? हम कहीं और भी तो मिल सकते हैं। अरे समझा करो, मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो ऐसे गार्डन और रेस्टोरेंट में नहीं हो सकता, इसलिए होटल बुला रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, नियत है। ओके बाय बाय। विजय, ये कहाँ बुलाया तुमने मुझे? जानते हो जब आ रही थी तो सब लोग कैसी नजरों से देख रहे थे। तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या बोल रहे हो ये? तुम्ही ने तो बुलाया ना मुझे यहाँ सरप्राइज देने के लिए। हाँ सरप्राइज, दिखाता हूँ सरप्राइज। मुझे तुम्हारे और कार्तिक के बारे में सब कुछ पता है, और उतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। विजय, मुझे नहीं पता उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रहा है वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, हैदराबाद से आया, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो जो तुम्हारे थाई के ऊपर तिल है, वो भी ऐसे ही दोस्ती में देखा होगा उसने, और उसने नहीं बाकी लोगों ने भी दोस्ती में देखा है। विजय, मैं चाह रही हूँ। चाहोगी तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये विजय गोसावकर कौन है? सर मैं हूँ। सुप्रिया मोरे के ऊपर रेप करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। विजय ने होटल के रूम में आपको एक व्हिडिओ दिखाया, नंतर काय झालं? इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ पूरी सख्ती से पेश आइएगा, कारण तो साधारण माणूस नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। घबरो नका, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पाटिल मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। हो सर, चला। सर मेरा यकीन कीजिए सर, वो सुप्रिया झूठ बोल रही है सर, मैंने कोई रेप नहीं किया। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। सुप्रिया और उसके बाप ने सब डिटेल में बताया हमें, और तेरा सच हमें पता है। तिल देखने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? चल अब सच बता, वरना इतना फ्लेक्सिबल बना देंगे कि शरीर पे से सारे तिल देख सकेगा तू। बोल। प्लीज मुझे जाने दो विजय, प्लीज। मुझे अपने जैसे कैरेक्टरलेस मत समझना। अब जितना कहता हूँ उतना करो, घर जाओ और इस शादी से मना कर दो, वरना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। और ये मत समझना कि 21 लाख देने पड़ेंगे, 1 रुपया पण नकोय मला तुझ्याकडून। विजय प्लीज, लोगों की बातों में मत आओ, एक चांस तो दे के देखो मुझे। मैं फिर घिन आ रही है मुझे तुमसे, तुझसे मेरा कोई वास्ता है, ये बात 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे भी। जितना कहा है उतना करो, वरना मैं ये सबको दिखा दूंगा। ठीक है विजय, मैं घर जाके पापा से कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। सर सुप्रिया का मेरे दोस्त के साथ भी अफेयर था। मेरे दोस्त ने ही असलियत बताई थी सुप्रिया के बारे में। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मैं उनका वीडियो शूटिंग करूंगा और सुप्रिया के ऊपर प्रेशर डालूंगा कि वो शादी से मना कर दे। फिर हमारा वो प्लान फेल हो गया। तेरा वो प्लान फेल हो गया, इसलिए तूने ये तिल देखने का प्लान बनाया। ये तिल देखने का आइडिया आया कहाँ से? सर वो भी मेरे दोस्त कार्तिक ने दिया था सर। ये कार्तिक तेरे सपोर्ट में बोलेगा? हाँ सर। राणे, कार्तिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों बोल रहा है, हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की। और ये किस तिल के बारे में बोल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक तू?
तो तू सुप्रिया से मिलने कॉफी शॉप क्यों गया था? सर हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपस में अक्सर मिलते रहते थे। उस दिन उसने मुझे कुछ ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ पुलिस स्टेशन से, शहर से बाहर नहीं। सोचना भी मत। यस सर। सर मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आने दो, सच अपने आप सामने आएगा। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर सुप्रिया कंप्लेंट वापस ले तो ही कुछ हो सकता है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऐसा ही कुछ स्वभाव बदनामी का भी है जो हवा से दुगनी गति से चलती है। और फिर विजय के पिता तो शहर के जाने माने लोगों में से थे। वो एक बड़े कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और शायद इसी का भुगतान कर रहे थे, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल विजय की खबर को बार बार दिखा और छाप रहे थे। क्या हुआ, तुम्हें इतने उदास? कॉलेज अथॉरिटीज ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ विजय के पिता ही नहीं, विजय को भी नौकरी से निकाल दिया गया। सुप्रिया के पिता जनार्दन मोरे एमओयू की 21 लाख की रकम के लिए विजय की फैमिली से मांग कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाया अक्षता ने। नहीं, झूठ है ये। अब विजय को फंसा। हेलो हेलो हेलो, अक्षता की ससुराल से फोन था, उन्होंने शादी तोड़ दी है। विजय की बेल कराने के लिए अशोक को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी मुसीबतें सिर्फ यही नहीं थमी। जब आ रही थी तो सड़क पे 3 लड़कों ने मुझे बड़ी मुश्किल से वरना चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और उन तीनों की कंप्लेंट करते हैं। अक्षता, उसको नॉर्मल होने दीजिए, बहुत डरी हुई है, थोड़ी देर बाद चलते हैं। अक्षता, बेटा अक्षता, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोलो। अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल, अक्षता, अक्षता दरवाजा खोल। क्या हुआ? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोल रही है। अक्षता, अक्षता, खोल पे। अक्षता, 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 दरवाजा खोल। अक्षता, साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। वो उसके भाई ने रेप किया है ना साहब, हमने तो सिर्फ उसको पकड़ा था साहब। उसको सजा देने को मॅजिस्ट्रेट बनोगे तुम लोग? लोगों को सजा दोगे? वागले यांना एवढा कुटा ना, मॉलिस्टेशन और फोर्स टू सुसाइड का केस डाल दो इनके ऊपर, कोर्ट में खड़ा करो, फिर इनको पता चलेगा कि कौन सजा देता है और कैसे सजा देता है। नहीं साहब, नहीं साहब, छोड़ दो साहब। कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और अक्षता भी इसी घुन की तरह पिस गई, बलि चढ़ गई कुछ बददिमाग लोगों की वजह से। जबकि अब तक ये साबित भी नहीं हुआ था कि विजय दोषी है या नहीं, पर शायद हवा उनके विपरीत चल रही थी, तबाही शुरू हो चुकी थी। सर सुप्रिया की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक सुप्रिया के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। इसका मतलब विजय नहीं, सुप्रिया झूठ बोल रही है। राणे, विजय को छोड़ दो। सर मुझे लगता है हमें सुप्रिया के खिलाफ पुलिस को गुमराह करने और झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने के जुर्म में कार्रवाई करनी चाहिए। राणे, सुप्रिया का बाप वकील है ना, अब उसे पता चलेगा पुलिस से झूठ बोलने की और गुमराह करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर ये विजय सच बोल रहा है तो उसके दोस्त कार्तिक ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? विजय 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 मेरी बात सुन। विजय विजय मेरी बात सुन। विजय सामने दोस्त बनता था तू मेरा, दोस्त बनता था तू मेरा। क्यों किया तूने इसे? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, सब टूट गया, बर्बाद हो गया। यार मेरे पास कोई चारा नहीं था यार। सुप्रिया को जब पता चला कि मैं भी सब में इन्वॉल्व हूँ तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि वो मेरी बीवी को सब कुछ बता देगी, उसके पास मेरी बीवी का नंबर भी है और वो कर भी देती। यार मुझे माफ़ करते, मुझसे गलती हो गई विजय,
प्लीज यार, तेरी किसी भी बात पे मुझे अब भरोसा नहीं रहा। और वो सुप्रिया, उसका तो मैं ये हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। अरे तुम लोगों की वजह से मेरी बहन मरी। मना किया था तुझे, पर तूने नहीं सुना। मैं अपनी बेटी खो चुकी हूँ, अपना बेटा नहीं खोना चाहती। कुछ नहीं करेगा तू, समझा? मेरी तरफ देख, कुछ नहीं करेगा तू। हेलो हेलो हेलो, वकील साहब, कभी किसी को सुना है शादी के लिए एमओयू बनाते हुए? लेकिन आपको बनाना पड़ा, क्योंकि आपको पता था आपकी बेटी घाट घाट का पानी पीकर बैठी है, इसीलिए आपको उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। वो तो बहुत बड़ी बेशरम है ही, आप भी बहुत बड़े बेशरम हैं। तेरी बेटी को अपनी सूरत पे इतना घमंड है ना, एक दिन वो ऐसा टूटेगा कि देखते रह जाओगे, और वही उसकी बर्बादी का कारण होगा, समझे? हेलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, बार बार कॉल कर रहे हो? बोलो। हेलो, पापा, ये भगा, सुबह से किसी के ये भोली बनने का नाटक ना तो बाहर वालों को दिखा, मला नको सांगू। मला माहित है तू किती पाण्यात आहे ते। असं मुझे नहीं, अब तो पूरे पूरे शहर को पता है। अपने शक्ल सूरत पर बहुत नाज है ना तुझे, बख्शील यही एक दिन तुझे ले डूबेगी। अब तक सिर्फ दूसरों के केस लड़ने के लिए मैं कोर्ट जाया करता था, लेकिन अब तो तेरी पैरवी करनी होगी। पुलिस ने रेप का झूठा इल्जाम लगाने पर मुकदमा दायर किया है, समझी तू? पूरे शहर में बदनामी हो रही है। अपना पाप ना तो खुद ही धो, मला नको सांगू। हेलो हेलो, विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे, तो लेना बदला। ये डरपोकों की तरह ब्लैंक कॉल क्या कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आना सामने। हेलो, बोल, अब बोल ना। कॉन्सेंट्रेटेड है ना, काम तो करेगा ना? अरे साहब जानलेवा है, हड्डी पिघला के पानी कर देगा। ये आशीष भी ना हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। सिर भी गया था वहां। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुझे सबक सिखाने आया। तूने ही कहा था ना कार्तिक को कि वो पुलिस से झूठ बोले। अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। मेरा किसी के साथ कुछ भी चले, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर, ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक। निकल जाए यहाँ से, मैंने कहा निकल यहाँ से। बहुत शौक है ना सारे शहर को अपने दिल दिखाने का। पर मैं उसके ऊपर एसिड फेंकता है, इससे पहले उसने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सर वो बोतल मैंने वहीं पे फेंक दी और मैं निकल गया। सर सुप्रिया हॉस्पिटल चली आ गई। सुप्रिया ठीक से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था? बहुत घमंड है ना इस चेहरे के ऊपर, ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा। सर विजय ने अपनी जेब से एक बॉटल निकाली, मैंने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। उसके थोड़ी देर बाद
वापस से डोरबेल बजी। मुझे लगा विजय फिर से आ गया। मैंने किचन से चाकू उठाया और मतलब तुम देख नहीं पाई वो आदमी कौन था? सर, वो विजय के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे पिछले कुछ दिनों से ब्लैंक कॉल भी आ रहे थे। ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर, यह हादसा हुआ तब मैं और इसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। कल तुमने मोरे के घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? नहीं सर, और सर सुनाई भी देता फिर भी कुछ नहीं कर पाता मैं। क्यों? सर ये मोरे बहुत टेढ़ा आदमी है, आजू बाजू में वकालत झाड़ा फिरता है सर, और उसकी बेटी सर उससे भी बढ़कर है सर। मतलब? सर कैरेक्टर लेस है वो लड़की, पूरा अपने एरिया को पता है, और मैं क्या बताऊं सर। सर ये फॉरेंसिक लैब की बेसिक रिपोर्ट आ गई है और ये सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। सुप्रिया पे जो एसिड फेंका गया वो 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता तो उसकी शक्ल ज़्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन ये 67% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मार्केट में आसानी से नहीं मिलता, ये किसी बड़े लैब में या कॉलेज के लैब में ही मिलता है। सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में 5 कॉल्स विजय के हैं और 1 इनकमिंग कॉल उसके पिता का अशोक का है। अब कॉलेज में प्रोफेसर है, लैब से कोई भी केमिकल आपको मिल सकता है, इसी का फायदा उठाकर आपने एसिड लिया और विजय को दिया। नहीं सर, वैसे तो मैं ऑलरेडी कॉलेज से सस्पेंडेड हूँ और इस सस्पेंशन पीरियड में मैं कॉलेज के किसी भी चीज़ को छू भी नहीं सकता। आपने सुप्रिया को ब्लैंक कॉल किया, हमारे पास रिकॉर्ड है। ब्लैंक कॉल नहीं सर, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे विजय समझकर बहुत कुछ सुना दिया। विजय बोल रहा है ना तू? बदला लेना चाहता है ना मुझसे? तो लेना बदला। मैं उसके घर पहुंचा था, उसके पाँव पकड़े, लेकिन वो तो सौदा करना चाहती थी। सौदा? मतलब जब मैं उसके घर पहुंचा। सुप्रिया, मेरे बेटे को बचा लो। मुझे पता है उसने तुम पे एसिड नहीं फेंका, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपके कहने से क्या होता है? पुलिस को तो यही लगता है ना कि एसिड विजय ने फेंका था, लेकिन अगर मैं पुलिस से ये कह दूं कि एसिड विजय ने नहीं फेंका था तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? तुम बोलो, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। करना कुछ नहीं है, बस मुझे इसकी कीमत चाहिए, 21 लाख रुपए। समझ लीजिएगा कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी के पैसे दे दिए आपने। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। घर बेच दो। घर ज़रूरी है या बेटा? आप मुझे पैसे दो, मैं आपका बेटा उसी दिन आपको दिला दूंगी। ये सुप्रिया जितना बोली बनने का नाटक कर रही है उतनी वो है नहीं। विजय नहीं तो और कौन हो सकता है? राणे, जितनी जल्दी हो सके सुप्रिया के घर वालों का और विजय के घर वालों का मोबाइल ट्रेस करो, और कार्तिक का भी। ओके सर। सर उस दिन सुप्रिया के माँ बाप का मोबाइल लोकेशन घर से काफ़ी दूर था, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका मोबाइल लोकेशन घर से काफ़ी करीब था। कौन है वो? देखो, हम जानते हैं तुम्ही ने तुम्हारे बहन पे एसिड फेंका है, सिर्फ ये बताओ कि क्यों फेंका। नहीं सर, मैं भला अपनी बहन पर एसिड क्यों फेंकूंगा? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों फेंका? आप चाहे तो सुप्रिया ताई से भी पूछ लीजिए, मैं उस टाइम क्लास में था। हमने तुम्हारे ट्यूशन सेंटर में इंक्वायरी की, तुम उस दिन गए ही नहीं थे, अपसेट थे। अब तुम सच बोलते हो या हम बुलवाए? बोलो। हाँ सर, मैंने ही एसिड फेंका था। तूने फेंका था? क्यों आशीष? मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा इससे सबसे ज्यादा प्यार किया। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। तुम्हारी हरकतों की वजह से।
पूरे कॉलेज में मजाक बनकर रह गया था मेरा इसकी वजह से। हमारे कॉलेज के बाथरूम में इसके नाम के बाजू में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था और कैसी कैसी ड्राइंग्स बनाई थी। हर किसी के मोबाइल में इसके गंदे गंदे फोटोज रहते थे जो किसी ने फोटोशॉप करके बनाई थी। मस्त वीडियो है ना? अरे हाँ यार, अरे अपने आशीष की बहन है। हाँ यार वही है। ये वो देख आशीष। और सर इससे हफ्ते ना अच्छे दिखने का बहुत उल्टा सीधा फायदा उठाया है। मुझे तो इसके सारे लफड़े पहले से ही मालूम थे सर, लेकिन मुझे लगा कि अभी शादी आते आते ही सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, ये जैसी थी ये वैसी ही रही। और उस दिन मैं क्लास के लिए निकला। सब फिर क्लास जाते टाइम मैंने विजय को देखा बाइक से आते हुए। मुझे पता है कहाँ कहाँ मुंह काला करवाती फिरती है तू। मेरे घर पर खड़ा होकर मुझे ही धमकी देता है। मुझे पता है, उन्हें कहा था ना कार्तिक को, अभी भी चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। सब विजय भी उसे वही सुना रहा था जो मुझे मालूम था। विजय ने जो भी इसके कैरेक्टर के बारे में बोला ना, सब सही बोला। फिर अचानक विजय ने कार्तिक का नाम लिया, तब मैं समझ गया कि ये अभी भी नहीं सुधरी है। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से, निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्यों किया तूने ऐसा? सुप्रिया, मैं तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो क्यों किया? तुम्हें तुम्हारे ताई पे गुस्सा था तो कुछ और हल ढूंढना चाहिए था। इस तरीके से कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। सुप्रिया का भाई आशीष अपनी बहन की वजह से हर जगह मजाक का पात्र बनता था और उस मजाक का जवाब ना दे पाने की हालत में उसने अपना गुस्सा अपनी बहन पर ही निकाल दिया, अपनी बहन को बदसूरत बनाकर और अपने आप को अपराधी। विजय का परिवार तबाह हो गया, लेकिन बिना किसी बात के अगर किसी ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई तो वो थी अक्षता। आशीष को सुप्रिया पर एसिड फेंकने के लिए सजा हुई और सुप्रिया को भी झूठा रेप केस दायर करने के लिए दोषी पाया गया। सुंदरता तब तक सुंदर है जब तक इंसान का मन और उसका व्यवहार सुंदर है, और गुस्सा तब तक जायज है जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और कानून के दायरे में रहे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।